यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरएस में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी सामाजिक अध्ययन के चैप्टर फर्स्ट को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले चैप्टर का नाम है प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो हमें इसकी एक स्टोरी रीडिंग करनी है और जो भी हमारे काम के पॉइंट आएंगे वो हम इसमें नोट डाउन करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रसीदा का सवाल क्या है। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी कि 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। तो हम इन बातों का किस तरह से पता लगा सकते हैं कि हजारों वर्ष पहले और 100 वर्ष पहले हमारे धरती पर क्या हुआ था, क्या क्या घटनाएं घटी थी। तो ये सब सवाल जो हैं ये अमूमन एक बच्चे ने हमारे मन में भी अक्सर उठते रहते हैं। तो इन सब सवालों का जवाब हम इसमें देखेंगे। पहला है कि इनका कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था। तुमने किस व्यक्ति से बात कर रहे थे, उस समय तुम्हारी क्या स्मृति रही थी। तो इस तरह की जो बातें हैं ये हम किस तरह से जान सकते हैं। इन सब सवालों के जवाब हमें यहाँ पर जानने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा पॉइंट कि हम अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं। हम अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे कि लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। हम यह पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे और कौन से गीत गाते थे। हम ये पता नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये तो पता कर सकते हैं कि वहाँ पर रहने वाले लोगों का जीवन शैली किस तरह की रही होगी। वो पशुपालक थे, कृषक थे, शासक थे, व्यापारी थे इत्यादि। जो भी उनकी शैली रही होगी उनके बारे में हम जान सकते हैं। अब हमारा एक दूसरा सवाल जो आता है वो है कि ये लोग रहते कहाँ थे। तो इस वाले पॉइंट में तो कुछ नोट डाउन करने वाला है नहीं अभी तक। तो एक रीडिंग मारनी है हमें, जनरल रीडिंग करते चलते हैं। कई लाख वर्ष पहले से लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। मतलब नर्मदा नदी के किनारे कई लाख वर्ष पहले से ही लोगों ने रहना शुरू कर दिया था और कहा जाता है कि ये लोग कुशल संग्राहक थे। ये फूड स्टोरेज किया करते थे और ये भोजन के लिए जड़ों, फलों और जंगल की जो भी प्रोडक्ट होते थे उनको कलेक्ट किया करते थे। तो ये शिकारी प्रवृत्ति के थे जो कि जानवरों का शिकार किया करते थे। इसमें भी कोई नोट डाउन करने वाला पॉइंट नहीं है। जनरल रीडिंग हमें करती चलनी है ताकि हमारी ये रहे कि हाँ हमने एनसीईआरटी कर ली है। अब हम यदि उत्तर से पश्चिम की सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों का पता लगाएं, मानचित्र में हम देखें कि कहाँ है सुलेमान। ये देखिए यहाँ पर इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ कर दिया। ये पहला पॉइंट नोट डाउन करने वाला है कि सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में सबसे पहले स्त्री और पुरुषों ने लगभग 8000 वर्ष पूर्व गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ कर दिया था।
तो हमारा पहला प्रश्न बन सकता है कि सर्वप्रथम गेहूं और जौ की फसल उपजाने के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो होगा सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ, जो कि उत्तर पश्चिम में स्थित है। दूसरा पॉइंट लिख लेंगे यहाँ से, उन्होंने भेड़ बकरी गाय बैल जैसे पशुओं का पालतू बनाना शुरू कर दिया। तो हम नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे कि लगभग 8000 वर्ष पूर्व जो स्त्री पुरुष थे, लोग थे, उन्होंने पशु पालना शुरू कर दिया था, पालतू पशु रखते थे जिसमें गाय भेड़ बकरी बैल थे। ये लोग गाँव में रहते थे। नोट करने की बात है, ये लोग शहर में नहीं गाँव में रहते थे। उत्तर पूर्व में ये जो गारो और मध्य विंध्याचल की जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ हमें मैपिंग में देखना है। ये ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, अर्थात उत्तर पूर्व में, और जो विंध्याचल वाला जो इलाका है मध्य का, यहाँ पर खेती का विकास हुआ। तो खेती का विकास कहाँ हुआ? उत्तर पश्चिम की जो गारो पहाड़ियाँ हैं और विंध्याचल की जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर सबसे पहले चावल उपजाया गया। ये स्थान विंध्याचल के उत्तर में स्थित थे। विंध्याचल के उत्तर वाले भाग में चावल उपजाया गया। देखिए मानचित्र में ये विंध्याचल पहाड़ियाँ हैं। ये नर्मदा नदी है जिस पर लोगों ने शुरुआत से ही रहना शुरू कर दिया था। ये इधर है सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ, जहाँ पर लोगों ने पशुपालन करना शुरू कर दिया था, गेहूँ और जौ उपजाना शुरू कर दिया था लगभग 8000 वर्ष पूर्व। ये पॉइंट हम लिख चुके हैं। अब यह है गारो की जो पहाड़ियाँ हैं, ये जो मेघालय वाला रीजन है, ये गारो पहाड़ियाँ और विंध्याचल की जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर चावल उपजाया गया। तो हमने देखा कि दो जगह ऐसी है जहाँ पर खेती के अवशेष पाए गए 8000 वर्ष पूर्व, तो सुलेमान और किरथर, और बाद में विंध्याचल और जो गारो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर चावल उपजाने के अवशेष पाए गए हैं। मानचित्र पर सिंधु और इसकी सहायक नदियों को पता लगाना है हमें। सहायक नदियाँ किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, हमारा थर्ड पॉइंट हो जाएगा। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फूले, जैसे कि गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे, और समुद्री जो तटवर्ती इलाके थे उनमें 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ। तो सहायक नदी उसे कहते हैं जो कि, ये मान लीजिए कि कोई मेन नदी है जैसे कि गंगा है, और इसके साइड से आकर कोई नदी इसमें आकर मिल रही है, तो इसकी ये सहायक नदी होती है जो कि अपना पानी भी इसमें स्टोर कर देती है, इसमें मिल जाती है आगे आगे। तो इन किनारों पर ज़्यादातर हम देखेंगे तो जो शहर हैं 2500 वर्ष पूर्व जो शहरों का विकास है वो नदी किनारे और समुद्र के किनारे पे हुआ है, क्योंकि वहाँ पर पानी की उपलब्धता अच्छी थी, इस कारण लोगों को जल समस्या का सामना नहीं करना पड़ता था। अब गंगा और इसकी सहायक सोन नदी का हमें मैपिंग में देखना है कि कहाँ है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध और वर्तमान में बिहार नाम से जाना जाता था। जो गंगा का दक्षिण भाग है, मैपिंग में देखते हैं, ये देखिए ये गंगा नदी है, और इसका ये जो दक्षिण भाग है, ये गंगा नदी यहाँ से यहाँ तक जा रही है, इसका ये जो दक्षिण भाग है ये मगध कहलाता था। सोन नदी भी हमें देखनी है। यहाँ पर सोन नदी कहाँ है, ये रही इसकी सहायक नदी। देखिए ये मेन नदी है, गंगा नदी यहाँ से जा रही है, और ये यहाँ से विंध्याचल की पहाड़ियों से सोन नदी निकलकर गंगा नदी में समा रही है, और आगे जाकर जो इधर यमुना नदी है ये भी आगे जाकर
गंगा नदी में समा रही है। तो जो गंगा के दक्षिण वाला भाग था उसे मगध के नाम से जाना जाता था। ये जो राज्य था ये बहुत ही पावरफुल शासन था। यहाँ पर बहुत शक्तिशाली शासक राज किया करते थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया और देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई कि मतलब मगध ही अकेला नहीं था, मगध के अलावा भी बहुत से ऐसे राज्य थे जो कि बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थे उस वक्त में। तो उनका विकास भी हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। लोगों ने महाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की है। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों और समुद्र के कारण यात्रा का जोखिम भी बहुत था। फिर भी वे यात्रा उनके लिए संभव नहीं थी। मतलब लोग पहाड़ों को, नदियों को, रेगिस्तान को, समुद्र को लांघ के हमेशा जाते थे। उन्हें इस बात का डर नहीं रहता था कि ये सब चीज़ें उनकी यात्रा में रुकावट बनेंगी। वो यात्रा लगातार करते रहते थे। अतः कभी लोग काम की तलाश में अपने जो नेटिव पैलेस है उसको छोड़कर जाते थे, तो कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। तो उनकी यात्रा करने का कारण हमने देखा कि क्यों यात्रा किया करते थे, क्योंकि उनकी यात्रा थी वो कभी कभी तो काम की तलाश में होती थी और कभी आपदाओं के कारण एक से दूसरे स्थान पर चले जाते थे और कभी सेना की वजह से भी वो एक से दूसरे स्थान पर माइग्रेट करते थे। मतलब किसी एक राजा को यदि दूसरे राज्य पर अधिकार चाहिए तो सेना माइग्रेट करती थी। तो लोग इस तरह भी यात्रा किया करते थे। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक से दूसरे स्थान पर जाते थे। ये यात्री जो भी होते थे या तो वो सैनिक होते थे या वो प्राकृतिक आपदाओं के कारण आए हुए लोग रहते थे या मतलब वो साधारण किसी काम के जरिए आए हुए व्यक्ति रहते थे। तो ये जो यात्री आते थे ये अपने साथ यहाँ से सामान ले जाते थे और एक से दूसरे स्थान पर सामानों का आदान प्रदान किया करते थे। जैसे कि जो धार्मिक गुरु थे लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक से दूसरे गांव चले जाते थे, तो ये भी यात्री कहलाते थे। और शिक्षा देते देते कभी एक कस्बे से दूसरे कस्बे में चले जाते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों की खोज में निकल जाते थे, जैसे कि वास्को डी गामा था। उन्हें नए नए जगहों का रोमांच पसंद आता था। इन सभी यात्राओं से लोगों के जो विचार हैं ये एक दूसरे के साथ आदान प्रदान हुए हैं और एक दूसरे के नए विचारों को जानने का अवसर मिला है। तो यहाँ पर भी हमने एक जनरल रीडिंग कर ली इसकी। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि आज यात्राएं लोग क्यों करते हैं। ये तो उस समय की बात थी कि लोग यात्राएं क्यों करते हैं। उस समय यात्राएं आजीविका के लिए, शौक के लिए, आपदा के कारण, सैनिक टुकड़ी के कारण, तो इस कारण से धार्मिक उपदेश। तो ये तो प्राचीन काल में यात्रा करने का कारण था लोगों के। आज क्यों यात्रा करते हैं। पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीप की एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। जो पहाड़ हैं और समुद्र हैं ये भारतीय जो उपमहाद्वीप है इसकी नेचुरल बाउंड्री का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके और गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। कहने का मतलब ये है कि इन पहाड़ों, नदियों और समुद्र को पार करना वैसे तो आसान काम नहीं था, लेकिन लोगों की जिज्ञासा इतनी ज़्यादा थी, उनका शौक इतना ज़्यादा था कि वो इन सब बाधाओं को दूर करते हुए यहाँ पर पहुँच जाते
और यहीं बस जाते। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति और जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, इसको समृद्ध किया है। उनकी जो परंपराएं थी, उनका जो कल्चर था, वो यहाँ के लोगों ने भी एडॉप्ट किया है, और उनका अपना जो कल्चर था वो उन लोगों ने भी एडॉप्ट किया है। तो इस तरह से जो सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ है प्राचीन समय से ही, वो एक बहुत ही हमारी सांस्कृतिक धरोहर के लिए मूल्यवान रहा है। कई सौ वर्षों से लोग पत्थरों को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे विचारों को अपनाते रहे हैं। मतलब लोग जो हैं वो लकीर के फ़कीर नहीं रहे हैं। यदि किसी नई चीज़ से हमारा काम सकता है तो उन्होंने अपनाने में किसी भी तरह का कोई संकोच नहीं किया है। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा कि देश के नाम किस तरह से लिए गए हैं। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया या भारत जैसे नाम का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द का जो उत्पत्ति मानी जाती है वो है इंडस से, इंडस शब्द से, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग, ये लाइन काट दीजिए, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर से पश्चिम की ओर आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोज या इंदोस और इस नदी के पूर्व स्थित जो भी भूमि थी उसको इंडिया कहा। मतलब उत्तर पश्चिम से जो भी ईरानी और यूनानी आए, वो यहाँ पर सिंधु नदी के जो पूर्वी भाग था, इस भाग को उन्होंने कहा हिंदोज या इंडोज। तो इस कारण इस भूमि को इंडिया नाम दिया गया। और भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। उत्तर पश्चिम में जो लोग रहा करते थे, भारत उसके लिए एक समूह के लिए, पर्टिकुलर समूह के लिए भारत नाम यूज किया जाता था। और इस नाम का, भारत नाम का जो उल्लेख है वो लगभग 3500 वर्ष पुरानी ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका उपयोग जो है वो देश के लिए होने लगा। पहला जो है इसके लिए एक समूह के लिए होता था भारत। अब देखते हैं कि पांडुलिपि क्या होती है। पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्रों को काटा जाता और उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। ये भुर्ज पेड़ की छाल से बनी एक ऐसी ही पांडुलिपि होती है। ये देखिए, ये पांडुलिपियां हैं जिनमें भुर्ज पेड़ के तने को काटकर, उनकी छाल को काटकर, जिस तरह से कॉपी के पन्ने होते हैं उनमें एक के ऊपर एक सजा दिया जाता है और उन पर लिखावट की जाती थी हजारों वर्ष पूर्व। अब नेक्स्ट प्रश्न है, अतीत के बारे में हम किस प्रकार जान सकते हैं। अतीत की जानकारी हम कई स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। जो प्राचीन समय में पुस्तकें लिखी जाती थी वो इस तरह की होती थी और ये पांडुलिपि कहलाती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन भाषा के मेन्यू से बना है, जिसका अर्थ है हाथ। मतलब ये पांडुलिपियां प्राय ताड़ पत्रों या हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। और ये जो मेन्यू स्क्रिप्ट होती हैं ये हाथ से लिखी जाती थी, जो कि हिमालय की जो भुर्ज पेड़ है उसकी छाल से बनाई जाती थी। इतने वर्षों में हमने कई पांडुलिपियां जो देखी हैं वो कीड़ों द्वारा नष्ट कर दी गई हैं। फिर भी कुछ पांडुलिपियां हैं वो आज भी उपलब्ध हैं। मतलब कुछ पांडुलिपियां तो नष्ट हो चुकी है और कुछ पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। जो पांडुलिपियां आज हमें मिलती हैं ये कहाँ पे मिलती हैं? ये मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं। ये ऐसे घर में प्राप्त नहीं होती। ये जो मंदिर होते हैं और जो बौद्ध विहार होते हैं वहाँ से प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों व विज्ञान आदि के बारे में चर्चा मिलती है। इन पांडुलिपियों में बताया गया है कि वहाँ के जो उस समय की जो धार्मिक मान्यताएं थीं
वो क्या थी, किस तरह के धार्मिक कल्चर का प्रयोग किया जाता था, राजाओं का जीवन कैसा होता था, औषधियाँ कौन कौन सी थी, और विज्ञान में क्या क्या टेक्नोलॉजी थी, क्या क्या प्रोग्रेस थी, इन सभी के बारे में उन ताड़पत्रों पर लिखा जाता था। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ जो महाकाव्य है और कविताएं और नाटक हैं वो भी इन पर लिखे गए हैं। ज़्यादातर जो काव्य और महाकाव्य हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं, जबकि कुछ हैं वो प्राकृत और तमिल में भी लिखे गए हैं। तो एक प्रश्न बन सकता है यहाँ पर कि हमारे प्राचीन सभी महाकाव्य संस्कृत में लिखे गए हैं, तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। इसमें सही क्या होगा कि प्राचीन जो महाकाव्य हैं ये ज़्यादातर संस्कृत में लिखे गए हैं, लेकिन इसके अलावा ये प्राकृत और तमिल में भी लिखे गए हैं। और जो प्राकृत भाषा है इसका उपयोग आम लोग किया करते थे। प्राकृत थी वो आम लोगों की भाषा हुआ करती थी। इन अभिलेखों का अध्ययन है वो पढ़कर हम पता लगा सकते हैं कि वहाँ के लोगों की जीवन शैली कैसी रही थी। ऐसे अभिलेख जो हैं वो पत्थर या धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर लिखे गए। ये देखिए इस तरह के जो उपदेश हैं ये पत्थरों पर लिखे गए हैं। कभी कभी शासक और अन्य लोग जो अपने आदेश हैं यहाँ पर पत्थरों पर लिखवा देते थे ताकि लोग जो हैं उन्हें पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। ये केवल शासकों द्वारा ही नहीं लिखवाए गए, जो भी मतलब प्रसिद्ध लोग होते थे, पावरफुल लोग होते थे, वो यहाँ पर अपने आदेश लिखवा देते थे ताकि लोग उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं और रानियों सहित स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण लिखवाए हैं। मतलब केवल राजाओं के द्वारा लिखे गए अभिलेख नहीं हैं, राजाओं के द्वारा जो रानियां थीं और जो सामान्य पुरुष थे जिन्होंने अपने जिंदगी में अच्छे कार्य किए हैं, उन्होंने भी अपने कार्यों का विवरण इन पत्थरों पर अभिलेखों पर उकरवाया है। उदाहरण के लिए जैसे कि जो शासक लड़ाइयों में विजय प्राप्त करते थे वो अपनी लड़ाइयों का लेखा जोखा इसमें लिखवा देते थे कि इसने फलाल लड़ाई लड़ी है, इसमें यहाँ इसने ये विजय प्राप्त किए। तो जो भी कुछ होता था उनके जीवन में उपलब्धि वो अभिलेखों पर लिखवा देते थे। ये देखिए ये जो अभिलेख हमें दिखाई दे रहा है ये लगभग 2250 वर्ष पुराना है, जो कि अफगानिस्तान के कंधार से हमें मिला है। जो अफगानिस्तान है उसके कंधार से प्राप्त हुआ है। ये अभिलेख अशोक ने लिखवाया है और अशोक ने इस पर अपने आदेश लिखवाए हैं। इस शासक के विषय में हमने पढ़ लिया है। ये जो अभिलेख है इसमें जो भाषा यूज की गई है वो यूनानी और अरेमाइक दो भाषाएं हैं और दो अलग अलग लिपियों का उपयोग किया गया है। यूनानी और अरेमिक लिपियां का उपयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं हैं जो अतीत में बनी और फिलहाल प्रयोग में लाई गई थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति जो कि पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करता है, पुराने अभिलेखों का अध्ययन करता है, वो पुरातत्वविद कहलाता है। और ये जो पुरातत्वविद होते हैं ये पत्थर, ईंट से बनी इमारतों के जो भी अवशेष बचते हैं उनको, जो भी चित्र और मूर्तियाँ रहती हैं, मृद भांड रहते हैं, उनका अध्ययन करते। देखिए ये इस तरह के जो हमें प्राचीन वस्तुएं प्राप्त होती हैं इनका अध्ययन करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो कहलाते हैं पुरातत्वविद। ये देखिए इस तरह के जो पात्र हैं 4700 वर्ष पूर्व इनका यूज किया जाता था। अब अगर दाईं तरफ देखें तो ये एक चांदी का सिक्का है और 2500 वर्ष पूर्व इनका प्रयोग होता था। ये चांदी के सिक्के हैं जिनका यूज 2500 वर्ष पूर्व किया जाता था। और ये जो बर्तन दिखाई दे रहे हैं ये 4700 वर्ष पूर्व यूज किए जाते थे। ये जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं इनमें से कुछ वस्तुएं जो होती है पत्थर की बनी होती हैं, कुछ पकी मिट्टी और कुछ धातुओं की बनी हो सकती हैं और ये कठोर अथवा जल्दी नष्ट नहीं होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जो होते हैं ये जानवरों, चिड़िया या मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं।
इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि लोग उस समय क्या खाते थे। तो इसके लिए वो जानवरों की कोई हड्डी देखते हैं, चिड़िया या मछली की हड्डियाँ देखते हैं। वनस्पतियों के जो अवशेष है ये बहुत ही मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। मतलब जो अनाज का दाना है वो जल जाता है या लकड़ी का टुकड़ा जल जाता है तो वो अवशेष के रूप में बच जाता है, ये नष्ट नहीं होते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों और पुरातत्व से प्राप्त जानकारियों के बाद जो इतिहासकार होते हैं इनको एक सोर्स मिल जाता है इतिहास के बारे में लिखने का। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार किसे कहते हैं और पुरातत्वविद किसे कहते हैं? पुरातत्वविद वो होते हैं जो कि पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं और इतिहासकार वो होते हैं जो कि अतीत का अध्ययन करते हैं। तो अतीत का अध्ययन करने वाले तो हो गए इतिहासकार, और जो पुरानी वस्तुएं हैं उनका अध्ययन करने वाले हो गए पुरातत्वविद। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में हमें रोचक जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं, जिनसे हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करने लग जाते हैं। अतः जो हमारे इतिहासकार और पुरातत्वविद होते हैं ये जासूस की तरह होते हैं, जो सभी स्रोतों का जो प्रयोग है ये सुराग के रूप में करके अतीत के रूप में जानने का प्रयास करते हैं। अब देखते हैं कि अतीत एक है या अनेक। अतीत शब्द का प्रयोग जो है ये बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूहों के लोगों के लिए इस अतीत शब्द के जो मायने हैं वो अलग अलग थे। जैसे कि पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं और रानियों के जीवन से और व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत अलग था। जो नॉर्मल पशुपालक होते थे जैसे कि कृषक होते थे, उनका जीवन राजा रानियों के जीवन से बहुत ज़्यादा अलग होता था। वो मिडिल क्लास या गरीब वर्ग से होते थे, जबकि राजा रानी तो हैं वो तो समृद्ध हैं, ये तो सभी को पता है। जैसा कि आज भी हम देखते हैं उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में जो व्यवहार हैं रीति रिवाज हैं वो लोग अलग अलग तरह से पालन करते थे, जैसा कि आज हम देखते हैं। उदाहरण के लिए आज अंडमान निकोबार जो द्वीप है, अंडमान द्वीप है, इसके जो अधिकांश लोग हैं ये मछलियां पकड़ कर करते हैं अपना भोजन, और जो शिकार है फल फूल है इनका संग्रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत जो शहरों में रहने वाले जो लोग हैं वो अन्य व्यक्तियों पर खाने के लिए डिपेंड करते हैं। इस तरह के भेद जो हैं वो आज ही नहीं, वो पुराने समय से ही विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त जो एक और तरह का भेद ये है कि उस समय शासक अपनी विजयों का जो लेखा जोखा है वो लिखा करते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों और उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में जान पाते हैं। ये तो शासक वर्ग होते थे, लेकिन जो आम आदमी होते थे, मछुआरे, संग्राहक, किसान, पशुपालक, ये अपने जो भी कार्य होते थे ये कार्यों का लेखा जोखा नहीं करते हैं। तो इनके बारे में हमें इनके क्या कार्यशैली रही इनके बारे में हम आसानी से नहीं जान सकते हैं। अब देखते हैं कि तिथियों का क्या मतलब होता है। वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष यदि हम देखेंगे तो वर्ष की जो गणना ईसाई प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। जो वर्ष की गणना है ईसा मसीह के जन्म से की जाती, जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है ईसा मसीह के 2000 वर्ष बाद से, मतलब ईसा मसीह का जन्म यहाँ हुआ है तो जो वर्ष की शुरुआत है वो ईसा मसीह के जन्म से मानी जाती है। तो यदि 2000 वर्ष कहते हैं तो ईसा मसीह के जन्म से हमें 2000 साल आगे आना होगा। इसी तरह ईसा मसीह के जन्म की पूर्व की जो सभी तिथियां हैं इन्हें ईसा पूर्व से लिखा जाता है। इसमें हम ईसा को आरंभिक बिंदु मानते हुए पीछे की ओर जाएंगे तो हमें 2000 ईसा पूर्व पीछे की ओर जाना पड़ेगा। देखिए अंग्रेजी में बीसी बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व होता है, और एना डोमिनी ईडी
जिसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। ईसा मसीह का जो जन्म है ये होता है एनो डोमिनी, ईडी। और कभी कभी आजकल हम देखें तो ईडी और बीसी की जगह बीसीई उपयोग होने लगा है, जिसका अर्थ है कॉमन एरा, और बीसीई का अर्थ है बिफोर कॉमन एरा। इन शब्दों का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में ये जो कैलेंडर है ये यूज में आने लगा है, ये नॉर्मल यूज में आने लगा है। इसके कारण भारत में इस तिथियों का जो रूप है वो लगभग 200 वर्ष पूर्व शुरू हुआ है। हमने जो ये कॉमन एरा और बीसीई का जो कॉन्सेप्ट है ये लगभग 200 वर्ष पूर्व अपनाया है। तो ये था हमारा चैप्टर, यहीं पे समाप्त होता है। तो इसके जो प्रश्न है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। इसी के साथ समाप्त करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। थैंक यू। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें। थैंक यू सो मच।